आर्थिक अपराधों के अदृश्य हाथ पर हमारी चर्चा में आपका स्वागत है। अक्सर सफेदपोश अपराध कहे जाने वाले ये एक छिपे हुए हाथ की तरह होते हैं जो धन चुरा सकते हैं और हमारे समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये अपराध शारीरिक हिंसा के बारे में नहीं है। ये धोखे, चालबाजी और हेर-फेर का उपयोग करके आर्थिक लाभ कमाने के बारे में है। वे व्यक्तियों, व्यवसायों और यहां तक कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। खुद को बचाने और एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के लिए इन अपराधों को समझना महत्वपूर्ण है। यहीं पर भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की धारा 66 काम आती है। यह धारा विभिन्न आर्थिक अपराधों के खिलाफ कानूनी ढाल का काम करती है, व्यक्तियों और देश की वित्तीय तंदुरुस्ती की रक्षा करती है। कल्पना कीजिए कि कोई आपके बैंक खाते से पैसे चुराने के लिए आपके हस्ताक्षर जाली बनाता है या कोई कंपनी झूठे वादों से निवेशकों को धोखा देती है। ये आर्थिक अपराधों के उदाहरण हैं जिन्हें धारा 66 रोकने और दंडित करने का लक्ष्य रखती है। इन अपराधों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिससे व्यक्तियों को वित्तीय बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है और व्यवसायों और बाजार में जनता का विश्वास हिल सकता है। आर्थिक अपराधों का प्रभाव तात्कालिक वित्तीय नुकसानों से कहीं आगे जाता है। वे संस्थानों में विश्वास कम करते हैं, ईमानदार व्यवसायों के लिए एक असमान खेल मैदान बनाते हैं और आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं। इसलिए धारा 66 के प्रावधानों को समझना केवल कानूनी ज्ञान के बारे में नहीं है, यह खुद को सशक्त बनाने और एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित समाज में योगदान करने के बारे में है। आईपीसी की धारा 66 विभिन्न आर्थिक अपराधों के खिलाफ एक संरक्षक के रूप में कार्य करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसे अपराध करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए। यह एक व्यापक धारा है जिसमें विभिन्न उपधाराएं शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट प्रकार के आर्थिक अपराध से संबंधित है। यह धारा केवल सजा के बारे में नहीं है, यह प्रतिरोध के बारे में है। इन अपराधों और उनसे संबंधित दंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके धारा 66 एक सख्त संदेश देती है कि ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धारा 66 की सुंदरता इसकी स्पष्टता और दायरे में निहित है। यह जटिल कानूनी भाषा का उपयोग नहीं करता है, बल्कि अपराधों को समझने योग्य शब्दों में बताता है। यह स्पष्टता कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इन अपराधों की प्रभावी ढंग से जांच और मुकदमा चलाने में आसान बनाती है। इसके अलावा धारा 66 का व्यापक दायरा यह सुनिश्चित करता है कि यह आर्थिक अपराधों के नए और विकसित रूपों के अनुकूल हो सके, जबकि प्रत्येक उपधारा की बारीकियों पर बाद में विस्तार से चर्चा की जाएगी। धारा 66 के समग्र उद्देश्य को समझना आवश्यक है। यह धारा केवल गलत काम करने वालों को दंडित करने के बारे में नहीं है, यह एक समान अवसर का क्षेत्र बनाने के बारे में है, जहां ईमानदारी और सत्यनिष्ठा प्रबल हो। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि अर्थव्यवस्था के पहिए सुचारू रूप से चले, जो विश्वास और पारदर्शिता से प्रेरित हो। जालसाजी, जैसा कि आईपीसी की धारा 66 के तहत परिभाषित किया गया है, में अवैध वित्तीय लाभ के लिए दूसरों को धोखा देने के लिए झूठे दस्तावेज बनाना या मौजूदा दस्तावेजों को बदलना शामिल है। इसमें चेक पर हस्ताक्षर जाली करना, नकली पहचान पत्र बनाना या वित्तीय विवरणों को गलत साबित करना शामिल हो सकता है। जालसाजी का सार धोखा देने के इरादे और इससे होने वाले आर्थिक नुकसान की संभावना में निहित है। एक ऐसे चेक के मिलने की कल्पना कीजिए जो किसी वैध स्रोत से प्रतीत होता है, केवल बाद में पता चलता है कि हस्ताक्षर जाली है। या किसी ऐसे व्यक्ति पर विचार करें जो आपके नाम पर बैंक खाते खोलने और ऋण सुरक्षित करने के लिए नकली आईडी का उपयोग करता है। ये उदाहरण है कि कैसे जालसाजी के व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जालसाजी की गंभीरता फिल्म टिकट बनाने जैसे मामूली अपराधों से लेकर मुद्रा की नकल करने जैसे गंभीर अपराधों तक हो सकती है। पैमाने के बावजूद जालसाजी दस्तावेजों और वित्तीय प्रणालियों में विश्वास को कमजोर करती है। धारा 66 इस गंभीरता को पहचानती है और ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। धोखाधड़ी जालसाजी की तुलना में एक व्यापक शब्द है, जिसमें धोखे के किसी भी कार्य को शामिल किया जाता है जिसका उद्देश्य गैरकानूनी वित्तीय लाभ प्राप्त करना है।
इसमें निवेश सुरक्षित करने के लिए झूठे वादे करना, पिरामिड योजनाएं बनाना या स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने के लिए वित्तीय डेटा में हेरफेर करना शामिल हो सकता है। धोखाधड़ी का प्रमुख तत्व अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए तथ्यों का जानबूझकर गलत बयानी करना है। एक ऐसी कंपनी के मामले पर विचार करें जो उच्च रिटर्न के वादों के साथ निवेशकों को लुभाती है, केवल उनके पैसे लेकर गायब हो जाती है। या उन व्यक्तियों के बारे में सोचें जो व्यक्तिगत लाभ के लिए जनता के विश्वास का दुरुपयोग करते हुए दान मांगने के लिए नकली दान बनाते हैं। ये उदाहरण है कि कैसे धोखाधड़ी जीवन को बर्बाद कर सकती है और व्यवसायों और संगठनों में विश्वास को मिटा सकती है। धोखाधड़ी की गतिविधियां जटिल वित्तीय घोटालों से लेकर धोखे के साधारण कृत्यों तक विभिन्न रूप ले सकती है। धारा 66 का उद्देश्य इस व्यापक श्रेणी की गतिविधियों को शामिल करना है जो वित्तीय लाभ के लिए ऐसी भ्रामक प्रथाओं में शामिल लोगों को संबोधित करने और उन्हें दंडित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। धारा 5 गबन, सौंपे गए धन का दुरुपयोग। गबन में किसी व्यक्ति को उनकी स्थिति या पेशे के कारण सौंपे गए धन या संपत्ति का दुरुपयोग शामिल है। इसमें एक कंपनी का कर्मचारी कैश रजिस्टर से पैसे चुराना, एक ट्रस्टी द्वारा लाभार्थी के लिए रखे गए धन का दुरुपयोग करना या एक सरकारी अधिकारी द्वारा सार्वजनिक धन का गबन करना शामिल हो सकता है। गबन की परिभाषित विशेषता अधिनियम से जुड़े विश्वास का उल्लंघन है। एक विश्वसनीय कर्मचारी की कल्पना कीजिए जो आपकी कंपनी के खातों का प्रबंधन करता है और गुप्त रूप से धन को अपने व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित करता है। या एक कार्यवाहक पर विचार करें जो एक बुजुर्ग व्यक्ति की भलाई के लिए धन का उपयोग करने के बजाय अपने भव्य जीवन शैली के लिए धन का उपयोग करता है। ये उदाहरण है कि कैसे लालच और ईमानदारी की कमी से प्रेरित गबन के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। गबन के मामलों में अक्सर विश्वासघात की भावना शामिल होती है क्योंकि अपराधी विश्वास के पद पर होता है। धारा 66 विश्वास के इस उल्लंघन को पहचानती है और उन लोगों को दंडित करना चाहती है जो उन लोगों की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पदों का फायदा उठाते हैं जो उन पर निर्भर थे। धारा 6 मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को सफेद करना। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध दिखाने के लिए छिपाने की प्रक्रिया है। इसमें अक्सर पैसे की उत्पत्ति को छिपाने के लिए जटिल लेन देन की एक श्रृंखला शामिल होती है जिससे अपराध का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसका उद्देश्य काले धन को कानूनी वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करना है जिससे यह स्वच्छ और प्रयोग करने योग्य बन सके। नशीले पदार्थों की तस्करी या जबरन वसूली में शामिल अपराधियों की कल्पना करें जो बिना किसी संदेह के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा करने का प्रयास कर रहे हैं। पता लगाने से बचने के लिए वे अपनी अवैध कमाई को साफ करने के लिए फर्जी कंपनियों, अपतटीय खातों का उपयोग कर सकते हैं या वैध व्यवसायों में निवेश कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग न केवल अपराधियों को अपने अवैध मुनाफे का आनंद लेने में मदद करता है बल्कि वित्तीय संस्थानों और वैश्विक अर्थव्यवस्था की अखंडता को भी कमजोर करता है। धारा 66 अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप अधिनियम को अपराधीकरण और जांच और अभियोजन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना चाहती है। धारा 7 अंदरूनी व्यापार, शेयर बाजार में अनुचित लाभ। अंदरूनी व्यापार तब होता है जब किसी कंपनी के बारे में गैर सार्वजनिक गोपनीय जानकारी वाला कोई व्यक्ति स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए उस जानकारी का उपयोग करता है जिससे उन्हें बाजार में अनुचित लाभ मिलता है। इसमें कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी या संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकता है। अंदरूनी व्यापार का सार निष्पक्ष बाजार प्रथाओं का उल्लंघन और शेयर बाजार में विश्वास का क्षरण है। एक कार्यकारी की कल्पना कीजिए जो कंपनी के आगामी विलय के बारे में सीख रहा है जिससे स्टॉक की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। इस जानकारी को गोपनीय रखने के बजाय कार्यकारी इसका उपयोग कम कीमत पर स्टॉक खरीदने के लिए करता है, यह जानते हुए कि जब खबर सार्वजनिक होगी तो उन्हें लाभ होगा। यह अधिनियम अन्य निवेशकों को नुकसान में डालता है और बाजार की अखंडता को कमजोर करता है। अंदरूनी व्यापार न केवल एक असमान खेल का मैदान बनाता है बल्कि जनता के निवेश को भी हतोत्साहित करता है क्योंकि लोग व्यवस्था की निष्पक्षता में विश्वास खो देते हैं। धारा 66 एक समान अवसर के क्षेत्र की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए निष्पक्ष
और पारदर्शी बाजार प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए अंदरूनी व्यापार को रोकने और दंडित करने का प्रयास करती है। धारा 8 रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार। विश्वास और पारदर्शिता को कमजोर करना। रिश्वतखोरी में निर्णय लेने या देने वाले को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों को प्रभावित करने के लिए मूल्य की किसी चीज की पेशकश करना, देना, प्राप्त करना या मांगना शामिल है। भ्रष्टाचार एक व्यापक शब्द है जिसमें निजी लाभ के लिए सौंपे गए अधिकार का दुरुपयोग शामिल है, जिसमें अक्सर रिश्वतखोरी एक उपकरण के रूप में शामिल होती है। ये प्रथाएं जनता के विश्वास को नष्ट करती हैं, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में बाधा डालती हैं और संसाधनों को आवश्यक सेवाओं से हटा देती हैं। एक कंपनी की कल्पना कीजिए जो एक आकर्षक अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत दे रही है, भले ही वे सबसे योग्य बोलीदाता न हो। या ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इच्छित सार्वजनिक धन भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में चला जाता है, जिससे नागरिक आवश्यक सेवाओं से वंचित हो जाते हैं। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार गोपनीयता और पक्षपात का माहौल बनाते हैं, जहां योग्यता या जनहित के बजाय व्यक्तिगत लाभ के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। धारा 66 पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए रिश्वत देने और प्राप्त करने दोनों को अपराधीकरण करके इन प्रथाओं का मुकाबला करना चाहती है। धारा 9 दंड आर्थिक अपराधों की कीमत। धारा 66 के तहत आर्थिक अपराधों के लिए दंड अपराध की गंभीरता के आधार पर भिन्न होता है। सजा सुनाते समय इसमें शामिल धनराशि, अपराधी की मंशा और पीड़ित पर अपराध के प्रभाव जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। दंड में जुर्माना से लेकर कारावास तक हो सकता है। एक स्पष्ट संदेश भेजा जाता है कि ऐसी गतिविधियों के परिणाम होते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत लाभ के लिए जालसाजी जैसे मामूली अपराधों के परिणाम स्वरूप जुर्माना या कम जेल की सजा हो सकती है। हालांकि बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग या बड़ी रकम से जुड़ी रिश्वतखोरी जैसे गंभीर अपराधों के परिणाम स्वरूप भारी जुर्माना और लंबी जेल की सजा हो सकती है। इन दंडों का उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि प्रतिरोध भी है। महत्वपूर्ण दंड लगाकर धारा 66 का उद्देश्य व्यक्तियों और व्यवसायों को आर्थिक अपराधों में शामिल होने से रोकना है। दंडों की गंभीरता इस बात को दर्शाती है कि भारतीय कानून के तहत इन अपराधों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। धारा 10 स्वयं को सुरक्षित रखना, आर्थिक अपराधों के खिलाफ ढाल। जबकि धारा 66 आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। व्यक्ति और व्यवसाय खुद को ऐसे अपराधों का शिकार बनने से बचाने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी साझा करने के बारे में सतर्क रहना, पहचान और दस्तावेजों की पुष्टि करना और अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करना शामिल है। इस निबंध में चर्चा किए गए सामान्य आर्थिक अपराधों के बारे में खुद को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। इन अपराधों के तौर तरीकों को समझकर व्यक्ति और व्यवसाय संभावित खतरों की पहचान करने और उनसे बचने में अधिक सतर्क हो सकते हैं। याद रखें, जागरूकता आपकी सुरक्षा की पहली पंक्ति है। सूचित रहकर, सतर्क रहकर और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करके आप अपने और अपने समुदाय के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित वित्तीय वातावरण बनाने में योगदान दे